आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक अवध में विद्रोह करेंगे। ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। ये वाक्य किसके द्वारा कहे गए हैं? यह वाक्य जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अवध की रियासत के बारे में कहा था। ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। 5 साल बाद 1856 में इस रियासत को औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य का अंग घोषित कर दिया गया। रियासत पर कब्जे का यह सिलसिला थोड़ा लंबा चला। 1801 में अवध में सहायक संधि थोप दी गई। सहायक संधि में यह शर्त थी कि रियासत में अंग्रेज टुकड़ियों की तैनाती की इजाज़त दे दी गई और अब नवाब के ऊपर प्रेशर बनाया गया, उसके ऊपर दबाव बनाया गया कि वो दरबार में ब्रिटिश रेजिडेंट की सलाह पर काम करे। दरबार के अंदर अंग्रेज़ी टुकड़ी जो है उसको रहने की इजाज़त दे और अपनी सेना को जो है वो ख़त्म कर दे। इस तरह से कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिनों दिन अंग्रेज़ों पर जो नवाब है वो निर्भर होता जा रहा था। अवध पर कब्जे में अंग्रेज़ों की दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी। उन्हें लगता था कि वहाँ की ज़मीन नील और कपास की खेती के लिए बहुत ही उपजाऊ है। 1850 के दशक की शुरुआत तक वे ज़्यादातर बड़े हिस्से पर कब्जा कर चुके थे। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया था कि 1856 में अवध के अधिग्रहण के साथ ये जो अवध है उसको पूर्ण रूप से अपने शासन में विलीन कर लिया। अवध के जो नवाब थे वाजिद अली शाह को उनकी रियासत से हटाकर कलकत्ता शिफ्ट कर दिया गया। उनको राज्य से बहिष्कृत कर दिया गया और कलकत्ता भेज दिया गया। जब वो कलकत्ता जा रहे थे तो बहुत ही मार्मिक दृश्य यहाँ दर्शाया गया है। इसमें दिखाया गया है अंग्रेज़ कि जो वाजिद अली शाह हैं वो अच्छे शासन नहीं कर रहे थे, इसलिए उन्हें पद से हटाया गया। लेकिन अगर आम जनता की देखें तो वाजिद अली शाह अपनी जनता में बहुत ही प्रिय थे। वो अपनी जनता के दिलों में राज करते थे और जब वो लखनऊ से आखिरी बार विदा हो रहे थे कलकत्ता जाने के लिए तो उनकी जनता बहुत ही परेशान थी और इस एहसास को प्रेषकों ने दर्ज किया है। देश से जान चुकी थी, शहर की काया बेजान थी। ऐसा कोई सड़क बाजार घर नहीं था जहाँ से जाने आलम से बिछड़ने पर विलाप का शोर न गूंज रहा हो। एक लोकगीत में भी इस बात पर शोक व्यक्त किया गया है कि अंग्रेज बहादुर आइन मुल्क लई लीन हो। इस भावनात्मक उथल पथल को भौतिक क्षति के एहसास से और बल मिला। नवाब को हटाए जाने से दरबार और उसकी संस्कृति भी खत्म हो गई। संगीतकारों, नृतकों, कवियों, कारीगरों, बावर्चियों, नौकरों, सरकारी कर्मचारियों, बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी जाती रही। इस तरह से यहाँ पर ये मैप दिया गया है। इस मैप के अकॉर्डिंग आप जो मैप के अंदर जो अंग्रेज़ी साम्राज्य है वो किन किन इलाकों तक फैल चुका था, ब्रिटिश राज्य के अंतर्गत भारतीय जो सीमाएं हैं उनको दर्शाएंगे और ये मैप फिल करके आप अपनी फेयर नोटबुक में पेस्ट कर लेंगे। ठीक है बेटा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपकी फाइनल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं जैसे कि सहायक संधि क्या थी और उसे थोपने के पीछे कारण क्या थे। वाजिद अली शाह को अवध से निकालने के पीछे क्या कारण थे, या वाजिद अली शाह कौन था और अवध में विद्रोह होने के पीछे क्या कारण थे, और जनरल लॉर्ड डलहौजी के द्वारा क्या कहा गया। ठीक है, वो लाइन बताएं। या ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा, ये वाक्य किसके द्वारा कहा गया है। इस तरह से ये शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, और सहायक संधि जो है वो किसके द्वारा तैयार की गई, लॉर्ड वेल्जली के द्वारा, आपको याद रखना है। और ये कब की गई, 1758 में, 1798 में। देह से जान जा चुकी है और देह से जान जा चुकी है, शहर की काया बेजान थी। ये वाक्य किसके द्वारा और किसके लिए यूज़ किए गए हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है फिरंगी राज का आना और एक दुनिया का खात्मा। अवध में विभिन्न प्रकार की पीड़ाओं ने राजकुमारों, तालुकदारों, किसानों और सिपाहियों को एक दूसरे से जोड़ दिया था। वे सभी फिरंगी राज के आगमन को विभिन्न अर्थों में एक दुनिया की समाप्ति के रूप में देखने लगे थे।
वे चीज़ें बिखर रही थी जो लोगों के लिए बहुमूल्य थी, जिनको वे प्यार करते थे। 1857 के विद्रोह में तमाम भावनाएं और मुद्दे, परंपराएं, निष्ठाएं अभिव्यक्त हो रही थी। बाकी जगहों के मुकाबले अवध में यह विद्रोह एक विदेशी शासन के खिलाफ लोक प्रतिरोध की अभिव्यक्ति बन गया था। अवध के अधिग्रहण से सिर्फ नवाब की गद्दी नहीं छीनी थी, इसने इलाके के तालुकदारों को भी लाचार कर दिया था। अवध ने समूचे देहात में तालुकदारों की जागीरें और किले बिखरे हुए थे। जो लोग पीढ़ियों से अपने इलाके में ज़मीन और सत्ता पर नियंत्रण रखते आए थे, अंग्रेज़ों के आने से पहले तालुकदारों के पास हथियारबंद सिपाही होते थे। उनके अपने किले थे। अगर वे नवाब की संप्रभुता को स्वीकार कर ले और अपने तालुकदार का राजस्व चुकाते रहे तो उनके पास काफ़ी स्वायत्तता भी होती थी। कुछ बड़े तालुकदारों के पास तो 12,000 तक पैदल सिपाही होते थे। छोटे मोटे तालुकदारों के पास भी 200 सिपाहियों की टुकड़ी तो होती ही थी। अंग्रेज इन तालुकदारों की सत्ता को बर्दाश्त करने के लिए कतई तैयार नहीं थे। अधिकरण के फौरन बाद तालुकदारों की सेनाएं भंग कर दी गई, उनके दुर्ग ध्वस्त कर दिए गए। ब्रिटिश भू राजस्व नीति ने तालुकदारों की हैसियत व सत्ता को और चोट पहुंचाई। अधिकरण के बाद 1856 में एक मुश्त बंदोबस्त के नाम से ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था लागू कर दी गई। यह बंदोबस्त इस मान्यता पर आधारित था कि तालुकदार बिचौलिए थे, उनके पास ज़मीन का मालिकाना नहीं था, उन्होंने बल और धोखाधड़ी के जरिए अपना प्रभुत्व स्थापित किया हुआ था। एक मुश्त बंदोबस्त में तालुकदारों को उनकी ज़मीनों से बेदखल किया जाने लगा। आंकड़ों से पता चलता है कि अंग्रेज़ों के आने से पहले तालुकदारों के पास अवध के 67% गांव थे। एक मुश्त बंदोबस्त के लागू होने के बाद यह संख्या घटकर 38% रह गई। दक्षिण अवध के तालुकदारों को सबसे बुरी मार पड़ी। कुछ के तो आधे से ज़्यादा गांव हाथ से जाते रहे। ब्रिटिश भू राजस्व अधिकारियों का मानना था कि तालुकदारों को हटाकर वे ज़मीन असली मालिकों के हाथ में सौंप देंगे, जिससे किसानों के शोषण में कमी आएगी और भू राजस्व वसूली में इजाफा होगा। वास्तव में ऐसा नहीं हुआ। भू राजस्व वसूली में तो इजाफा हुआ, लेकिन किसानों के बोझ में कमी नहीं आई। अधिकारियों को जल्दी ही समझ में आने लगा कि अवध के बहुत सारे इलाके का मूल्य निर्धारण बहुत बड़ा चढ़ाकर कर दिया गया था। कुछ स्थानों पर तो राजस्व मांग में 30 से 70% का इजाफा हो गया था। यानी तालुकदारों के पास न ही काश्तकारों के पास इस अधिकरण पर खुशी जताने का कोई कारण था। तालुकदारों की सत्ता छीनने का नतीजा यह हुआ कि एक पूरी सामाजिक व्यवस्था भंग हो गई। जिन बंधनों से किसान तालुकदारों के साथ बंधे हुए थे वे अस्त व्यस्त हो गए। तालुकदार ही जनता का उत्पीड़न करते थे, लेकिन जनता की नज़र में बहुत सारे तालुकदार दयालु अभिभावक की छवि भी रखते थे। वे किसानों से तरह तरह के मद में पैसा तो वसूलते थे, लेकिन बुरे वक्त में किसानों की मदद भी करते थे। अब अंग्रेज़ों के राज में किसान मनमाने राजस्व आकलन और गैर लचीली राजस्व व्यवस्था के तहत बुरी तरह पिसने लगे। इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि कठिन वक्त में या फसल खराब हो जाने पर सरकार राजस्व मांग में कोई कमी करेगी या वसूली को कुछ समय के लिए टाल दिया जाएगा। ना ही किसानों को इस बात की उम्मीद थी कि तीज त्योहार पर कोई कर्जा मदद मिल पाएगी जो पहले तालुकदारों से मिल जाती थी। अवध में जिन इलाकों में 1857 के दौरान प्रतिरोध बेहद सघन और लंबा चला था, वहाँ लड़ाई की बागडोर असल में तालुकदारों और उनके किसानों के हाथ में थी। बहुत सारे तालुकदार अवध के नवाब के प्रति निष्ठा रखते थे, इसलिए वे अंग्रेज़ों से लोहा लेने के लिए लखनऊ जाकर बेगम हजरत महल के खेमे में शामिल हो गए। उनमें से कुछ तो बेगम की पराजय के बाद भी उनके साथ डटे रहे। किसानों का असंतोष अब फौजी बैरकों में भी पहुंचने लगा था, क्योंकि बहुत सारे किसान अवध के किसानों में से ही भर्ती किए गए थे। दशकों से सिपाही कम वेतन और वक्त पर छुट्टी न मिलने के कारण असंतुष्ट थे। 1850 के दशक तक आते आते उनके असंतोष के कई नए कारण पैदा हो चुके थे। 1857 के जन विद्रोह से पहले के सालों में सिपाहियों के अपने गोरे अफसरों के साथ रिश्ते काफ़ी बदल चुके थे। 1820 के दशक में अंग्रेज़ अफसर सिपाहियों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात रखने पर खासा जोर देते थे। वे उनकी मौज मस्ती में शामिल होते थे, उनके साथ मल्ल युद्ध करते थे, उनके साथ तलवारबाजी करते थे और उनके साथ शिकार पर जाते थे। उनमें से बहुत सारे तो बखूबी हिंदुस्तानी बोलना जानते थे और यहाँ के रीति रिवाजों व संस्कृति से वाकिफ थे।
यहाँ पर एक अंश दिया गया है जिसमें ताल्लुकदारों की सोच के बारे में बताया गया है। ताल्लुकदारों के रवैयों को रायबरेली के पास स्थित कालांकर के राजा हनवंत सिंह ने सबसे अच्छी तरह व्यक्त किया था। विद्रोह के दौरान हनवंत सिंह ने एक अंग्रेज अफसर को पनाह दी और उसे सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया था। उस अफसर से आखिरी मुलाकात में हनवंत सिंह ने कहा कि साहिब, आपके मुल्क के लोग हमारे देश में आए और उन्होंने हमारे राजाओं को खदेड़ दिया। आप अफसरों को भेजकर जिले जिले के जागीरों के मालिकाने की जांच करवाते हैं। एक ही झटके में आपने मेरे पुरखों की ज़मीन मुझसे छीन ली। मैं चुप रहा। फिर अचानक आपका बुरा वक्त शुरू हो गया। यहाँ के लोग आपके खिलाफ उठ खड़े हुए। तब आप मेरे पास आए, जिसे आपने बर्बाद किया था। मैंने आपकी जान बचाई है, लेकिन अब मैं अपने सिपाहियों को लेकर लखनऊ जा रहा हूँ ताकि आपको देश से खदेड़ सकूँ। इस तरह से एक ताल्लुकदार की सोच है जो वो कह रहा है। ठीक है बेटा, बाकी का हम कल करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।